हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों, मित्रों। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो एक अहम तरीन टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूं, मैं जो भी कोई टॉपिक अगर आपके बीच में लाता हूं, वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर मैं बात करूं, हाल ही में जो है एग्ज़ाम के लिए जो है यूपीपीसीएसजे का वैकेंसी जो है 250 करीब आने वाले हैं। वो जो है जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप अभी तक तैयारी पे नहीं लगे हुए हैं तो आप जल्दी जल्दी लग जाइए तैयारी पे। और मैं आप लोगों के बीच में मैं प्री के लेवल से का कोई क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा। मैं केवल जो है एग्ज़ाम के पॉइंट पे जो पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में जो आते हैं मेंस के लिए। दोस्तों, मैं मेंस के लिए आपको बहुत बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा। आप लोग ज़रा ये भी है कि आप लोगों से दरख्वास्त है कि कुछ भी हो लेकिन आप नोट्स ज़रूर बनाएं और ज़रूर स्टडी करें। उसके एक लॉ को समझें, लॉ की बारीकियों को समझें, लॉ को एनालिसिस करें। रटने के लिए मात्र ये नहीं है कि रटने से आप जज बन जाए, ये कोई मायने जो है ठीक नहीं रखता है। दोस्तों, मैं अब शुरुआत करता हूँ आपके बीच में जो है यूपीएसजीएस में जो है 2007 में पूछे गए थे सवाल। उस सवाल का मैं आज जो है सॉल्व करूँगा। वो सवाल ये है कि सेक्शन 149 ऑफ इंडियन पेनल कोड विच इज डिक्लेरेटरी ऑफ vicarious liability the members of unlawful assembly for an act done in prosecution of common object of that assembly or for such offences that ki no was likely to be committed prosecution of common object has been a subject to a great many judgment elaborate its referring to decided case. What is the difference between principal as contained in section 34 IPC and section 149 IPC? देन यानी इसका जो है अगर हम हिंदी बात करें तो हिंदी में कहता है कि आईपीसी की धारा 149 जो इलीगल असेंबली या समान उद्देश्य कॉमन फर्दन जो है उद्देश्य के लिए हो या किए गए कार्य के लिए या कार्यों के लिए जिसमें जमाव के सदस्य जानते हैं कि समान उद्देश्य के अग्रसर में कार्य किया जाना संभव था, या सदस्य प्रतिनिधि दायित्व की घोषणा करता है कि कई महत्वपूर्ण निर्णय के विषय में विनिश्चित किए गए हैं, कोई मामला है तो इसे बताइए। आईपीसी की धारा 134 149 के जो दोनों की मध्य है उससे अंतर करिए, क्या क्या अंतर होता है। तो मैं डायरेक्ट में पहले 149 को देख लेता हूँ। 149 को रीड करने के बाद में ही तभी पता चलेगा आखिर है क्या चीज़। और आप लोग ध्यान से 149 को रीड करिए। ओके, अब 149 क्या कहता है कि 149 जो है यानी एवरी मेंबर अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य यानी एवरी मेंबर अनलॉफुल असेंबली समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा, यानी गिल्ट ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। यस, यानी कि इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली और सच एज द member of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of the committing of that offense is a member of the same assembly guilt of the offense। यानी इसका कहने का अगर हम हिंदी भाषा में देखें, डायरेक्ट लैंग्वेज को क्या कहता है, और यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा, क्या है, विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी सदस्य द्वारा, यहाँ लिखा है एवरी मेंबर, उस जमाव के समान उद्देश्यों को अग्रसर करने में जो है
क्या है, जमाव में जो है समान उद्देश्य कोई भी पर्पज होता है उससे अग्रसर करने में कोई अपराध किया जाता हो। यानी कि अगर 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति का उद्देश्य कोई समान अग्रसर कोई अगला जो है अपराध करने के लिए, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव सदस्य के उद्देश्य, उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव जानते हो, तो हर व्यक्ति उस अपराध के किए जाने का जमाव और जमाव का सदस्य उस अपराध का दोषी होगा। यानी नॉलेज की भी बात करता है। यानी जो है अगर कोई कार्य कर रहा है, कार्य के पर्पज को समझ रहा है, क्या रिजल्ट निकलेगा, तो क्या आ गया, नॉलेज आ गया। और जो इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा कहाँ, जैसे 141 जब आप पढ़ेंगे तो 141 में आप CRPC में पढ़ेंगे तो सॉरी IPC में, तो उसमें लिखा है कि जो है इल्लीगल जमाव क्या होता है, इल्लीगल जमाव के बारे में बताया गया है। और जो भी कोई स्टेट लॉ बनाया है, लॉ के अगर विरुद्ध जो है कोई कार्य करता है और कार्य वो कैसा है, विधि विरुद्ध वो कार्य करता है, तो हर ऑफेंस जो है वो इस सेक्शन, यानी जो विधि विरुद्ध है, अगर 5 से 5 अधिक व्यक्ति हैं और समान उद्देश्य समान अग्रसर करने के लिए कोई कार्य करता है, कार्य का परिणाम जानता है, तो इस अपराध में जो है क्या है वो कवर होगा। तो इसके जो है अगर हम बात करें तो कुछ एलिमेंट्स हैं, यानी अवय है इस अपराध के, निम्नलिखित अवय क्या है। तो पहली बात ये है निकल के सामने ये आई कि ये विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाना है। पहली बात ये सामने निकल कर आई कि आपके सामने पहले बात ये निकल के आई कि किस विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाना है, एक बात। दूसरी बात ये निकल कर आई, ऐसा अपराध जमाव के समान उद्देश्य को, ऐसा अपराध जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाता हो, फर्दरस जो है किया जाता हो, या ऐसा जिसका किया जाना जमाव का हर सदस्य संभाव को जानता है। ये बातें आ गई। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। प्रतिनिधित्व दायित्व, यानी इसे कहा जाता है संयुक्त एवं प्रतिनिधित्व दायित्व। तो इसमें यह है कि धारा 34, धारा 38, धारा 49 जो है ये संयुक्त दायित्व यानी संयुक्त प्रतिनिधित्व दायित्व के सिद्धांत को क्या है, प्रतिपादित करती है, हेल्ड करती है, बताती है। एक थे बिशप के अनुसार संयुक्त दायित्व का सिद्धांत ये है कि जो बिशप के अनुसार संयुक्त दायित्व का सिद्धांत ये है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक उद्देश्य को एक या सभी को शारीरिक चेष्टा के द्वारा निष्पादित करने हेतु एक होते हो तथा अलग अलग एक साथ कार्य करते हो, यानी शारीरिक चेष्टा द्वारा निष्पादित करते हो तथा अलग अलग एक साथ कार्य करते हो, तो प्रत्येक व्यक्ति जिसने अपराध करने में सहयोग किया है, यानी एवरी पर्सन जिसने अपराध करने में सहायता की हो, तो विधि के अंतर्गत जो है वो संपूर्ण कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व है जिस प्रकार स्वयं एक व्यक्ति ने किया है, उसी प्रकार वो सभी व्यक्तियों के लिए वही अपराध लायबिलिटी हो जाती है। ये बताते हैं बिशप। संयुक्त या प्रतिनिधित्व दायित्व के अंतर्गत अपराध किसी वर्ग या किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, यानी जो है संयुक्त या प्रतिनिधित्व व्यक्ति दायित्व द्वारा अपराध किसी वर्ग या किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, उसमें अपराध के दायित्व सभी समाज सदस्य होते हैं, ये बताते हैं। और धारा 149 में जो है हमने आपको बता दिए हैं कि उसके मतलब जो है कोई विधि विरुद्ध जमाव सदस्य द्वारा या समान उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई कार्य किया जाता है, तो ऐसे अपराध किया जाता है जो मान लो कि उस अपराध का और उस उद्देश्य का जो है अगर वो संभाव जानते हैं तो हर व्यक्ति उस अपराध के लिए ही लायबिलिटी होगा। ठीक है, अब इसके हमने आपको बता दिया। अब धारा 149 का अगर हम विश्लेषण करें तो इसमें जो है, एक मिनट, अगर हम धारा 149 का जो है क्या करें, धारा 149 का जो है हम विश्लेषण करें। ठीक है, विश्लेषण करें तो इसमें जो है क्या है, एक
विधि विरुद्ध जमाव द्वारा धारा 147 भारतीय दंड संहिता के अनुसार, यानी क्या है 141 में जो बताए गए हैं, जो क्या बताया गया विधि विरुद्ध जमाव द्वारा ऐसे विधि दूसरी बात कहता है ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया गया हो, यानी दूसरी बात कहता है ऐसे जो है विधि द्वारा या विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया हो और ऐसा जमाव का सदस्य समान उद्देश्य के अग्रसर में किया गया हो और ऐसा किया जाना जमाव का हर सदस्य संभाव जानता हो। ये एलिमेंट्स हमने आपको बता दिए। अब एक बात ये निकल के आती है कि एक केस लॉ था, उस केस लॉ का नाम था ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य 2014 सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, जहां 8 व्यक्ति ने लाठी और बंदूक लेकर मृत पर आक्रमण किया। क्या कहते हैं कि जो है 8 व्यक्ति हैं, कितने हैं 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि लाठी और बंदूक लेकर जो है मृतक को हमला किया और एक व्यक्ति का जो है क्या हुआ मृत हो गया। क्या होगा ये डेथ हो गया, ठीक है। इसका क्या हो गया डेथ हो गया। अब सवाल यह है कि मृत डेथ हो गया, वहाँ समान उद्देश्य तथा जो एविडेंसेस आए समान उद्देश्य के मामले में प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धांत का प्रभावी होगा। यानी अगर 8 व्यक्ति हैं और एक मृतक पर हमला करते हैं तो ये होगा कि जो 8 व्यक्ति मृत्यु और उसका ऑन द स्पॉट डेथ हो गया है, तो जो 8 व्यक्ति जो साक्ष्य मिलता है उस साक्ष्य के आधार पर क्या माना जाएगा कि प्रतिनिधित्व दायित्व इसका सिद्धांत पर जो है ये इफेक्टेड करती है और उसके बाद समान उद्देश्य के जो मंशा को पूरा करता है। ये बात जो है ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य के केस में कहा गया। अब बात आते हैं कि दूसरा केस है अनूप लाल यादव और अन बनाम बिहार राज्य एवं सुरंग लाल यादव बनाम बिहार राज्य 2014। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लायबिलिटी के अधीन उत्तरदायित्व होते हैं, भले उसने कार्य समय न किया हो, चाहे वो परिलक्षित हो या आणविक हो, वो रिस्पॉन्सिबल है और उसके अकॉर्डिंग वो लायबल है, भले ही वो कार्य जो है समय नहीं किया। अगर उस व्यक्ति का जो है उस अपराध के लिए जो है वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार उसका रोल है और वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार उसका रोल है, फिर भी वो अपराध के लिए बच नहीं सकता है। अगर साक्ष्य मिल गया है तो क्या है वो बच नहीं सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है बच नहीं सकता है, ओके। अब हम बात करते हैं एक केस, तो ये हो गया। अब हम अगर इसके जो है इस क्वेश्चन का अगर हम अभी बाद में बहुत सारे केस लॉ हैं इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब हम ये देखेंगे उमा शंकर गौतम बनाम मध्य प्रदेश राज्य तीसरा केस है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि जो है एग्जाम में आपको मेंस में लिखना है। उमा शंकर गौतम बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2014 सुप्रीम कोर्ट के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये अभिनिर्धारित किया, ये हेल्ड किया संयुक्त दायित्व जो जॉइंट लायबिलिटी के मामले में न्यायालय पर क्या है, जॉइंट लायबिलिटी के मामले में न्यायालय पर अब एक पॉइंट कोड करना है। कोड करिए, भूसे से अनाज अलग करने का कार्य न्याय का है। यानी न्यायालय का दायित्व होता है कि भूसे से चुन चुन के अनाज को अलग करने का दायित्व होता है और इसके अनुसरण में दोषित को दंडित या निर्दोष करके बरी किया जाता है। ये काम न्यायालय का है। ये उमा शंकर गौतम बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2014 सुप्रीम कोर्ट के मामले में कहा गया।
अब हम आते हैं समान आशय एवं समान उद्देश्य में अंतर जानते हैं क्या है और किस किस केस में बताया गया है। तो पहला केस है समान आशय और समान उद्देश्य अंतर में आपको लिखना क्या है, ननक चंद्र बनाम पंजाब राज्य, ननक चंद्र बनाम पंजाब राज्य कि क्या लिखना है आपको, ननक चंद्र बनाम पंजाब राज्य AR 1953 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि धारा 34 में आशय की जो है सहभागिता का सिद्धांत का स्थान और धारा 149 में उद्देश्य की सहभागिता का जो एकदम भिन्न तत्व है, दोनों का जो तत्व है वो बहुत भिन्न भिन्न है, एकदम भिन्न भिन्न है। और समान आशय में व्यक्तियों के बीच का पूर्व मिलन क्या है, जो समान आशय है वो प्राइमेटिंग होनी चाहिए और पूर्व विचार विमर्श पूर्व कल्पना की जा सकती है, जबकि समान उद्देश्य में पूर्ण नियोजन गठित नहीं हो सकता। जो समान उद्देश्य है उसमें क्या है, पूर्ण योजना गठित नहीं होता है, यानी जो पूर्व योजना प्री प्लानिंग है समान उद्देश्य में कभी भी गठित हो सकता है, लेकिन 34 में ऐसा नहीं है, बगैर प्राइम मीटिंग से कभी भी उसका विचार विमर्श किए या पूर्व कल्पना किए भी किया जा सकता है। लेकिन जो समान उद्देश्य या पूर्व योजना गठित हो भी सकता है और नहीं भी गठित हो सकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जिसमें किसी समूह का उद्देश्य भी हो सकता है, जो कोई भी हो उसका समूह का उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु भागीदारी के आशय भिन्न भिन्न होते हैं और दोनों निम्नवत अंतर है। अब पहला ये है, समान आशय को धारा 34 में परिभाषित किया गया है। कहाँ परिभाषित किया गया है, धारा समान आशय को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आपको धारा 34 में परिभाषित किया गया है, ठीक है। और उसके बाद में समान उद्देश्य को कहाँ परिभाषित किया गया है, समान उद्देश्य को धारा 149 में परिभाषित किया गया है। दूसरी बात आती है, धारा 34 में जो है निहित सिद्धांत समान आशय की प्रत्याशा से युक्त है, जबकि 149 समान उद्देश्य की प्रत्याशा से युक्त है। यानी निहित सिद्धांत जो है धारा 34 में निहित सिद्धांत समान आशय की प्रत्याशा से युक्त, जबकि धारा 149 समान उद्देश्य की प्रत्याशा से युक्त है। धारा 34 कोई सार्वजनिक अपराध का सृजन नहीं करती है, मात्र अपराध साक्ष्य संबंधी है। धारा 34 कोई सार्वजनिक अपराध का सृजन नहीं करती है, मात्र साक्ष्य संबंधी धारा है, जबकि धारा 149 जो है सार्वजनिक अपराध का जो है सृजन करती है। धारा 149 क्या है, सार्वजनिक अपराध का सृजन करती है और धारा 34 केवल जो है सार्वजनिक अपराध का जो है सृजन नहीं करती है। धारा 34 की जो परियोजना की न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या 2 है। धारा 34 में जो है व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। धारा 149 के मामले में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितना माना गया है, 5 माना गया है। धारा 34 की परियोजना के लिए पूर्व नियोजित होना आवश्यक है, तो धारा 34 की जो परियोजना के लिए जो है पूर्व नियोजित योजना होना आवश्यक है, जबकि धारा 149 की परियोजना के लिए पूर्व नियोजित होना आवश्यक नहीं है। यानी 149 में क्या है, पूर्व नियोजित होना आवश्यक नहीं है और 34 में क्या है, पूर्व नियोजित होना आवश्यक है। और धारा 34 की परियोजना है तो समान आशय का अग्रसर एवं आपराधिक कृत्य किए जाने की भागीदारी आवश्यक है। यानी धारा 34 का जो उद्देश्य है उसमें यह है कि समान आशय का जो है अग्रसर एवं आपराधिक कृत्य किए जाने का भागीदारी आवश्यक है। धारा 149 की परियोजना के लिए समान उद्देश्य का अग्रसर आवश्यक है, आशय अथवा भागीदारी आवश्यक नहीं है। 7वां पॉइंट कहता है, धारा 34 की परियोजना हेतु विधि विरुद्ध जमाव गठित होना आवश्यक है और धारा 149 की परियोजना विधि विरुद्ध जमाव के गठित होना आवश्यक नहीं है। अब आते हैं एक केस देखते हैं, वीरेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2011 सुप्रीम कोर्ट। धारा 34 से 149 में जो निम्नलिखित अंतर स्थापित किए हैं। जो वीरेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य मध्य प्रदेश 2011 के वाद में धारा 34 और 149 में निम्नलिखित अंतर स्थापित किए गए हैं। जब 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर कोई कार्य करते हैं या करने के आशय रखते हैं, तब भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 दोनों लागू हो सकते हैं
और धारा 149 और धारा 134 की अपेक्षा अधिक विस्तृत अर्थ वाली है, और जहां धारा 149 लागू होती है वहां प्रतिनिधिक और उनके संबंधी होते हैं जो वास्तविक रूप से अपराध कारित नहीं करते। दोनों में जो है निम्न है, जो उनके प्रतिनिधित्व होते हैं और फिर भी वो अपराध नहीं कारित करते हैं, जो हम आकर समझते हैं। यानी धारा 34 में अपने आप में स्वयं कोई अपराध को जो है सृजन नहीं करता है, और धारा 149 स्वयं अपराध का सृजन करता है। और दूसरी बात कहता है कि धारा 34 के अधीन कारित हिंसा कारित होने वाले अपराध में किसी न किसी प्रकार की भागीदारी आवश्यक है, यानी किसी न किसी प्रकार की भागीदारी आवश्यक है। लेकिन धारा 149 में ऐसा आवश्यक नहीं है। धारा 149 मात्र विधि विरुद्ध जमाव के समान उद्देश्य के सदस्यों के ही दायित्वाधीन बनते हैं, और धारा 149 के अधीन तैयारी और अपराध कारित किए जाने संबंधित सक्रिय भागीदारी एक्टिव जो है पार्टिसिपेट होने के लिए आवश्यक है। अब उसके बाद में हम तीसरी बात कहते हैं, धारा 34 में समान आशय का होना आवश्यक है, और धारा 149 में समान उद्देश्य की अपेक्षा करता है। यानी समान उद्देश्य की क्या है, अपेक्षा करता है, जो निसंदेह एक आशय की उपेक्षा क्षेत्र विस्तार है, अधिक विस्तृत है। धारा 34 के सदस्यों की निश्चित संख्या आवश्यक नहीं है जिन्हें समान आशय में भागीदारी होना चाहिए। ये सारे बातें आपके बीच में आ गए। अब ये सवाल जो है यहीं पर समाप्त होता है। कल हम बताएंगे गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के बारे में बहुत डिटेल से। दोस्तों हमारे साथ बने रहे। थैंक यू। जय हिंद।